नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज अजमेर पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में बात करेंगे हिंदी शिक्षण वीडियो के यहाँ पर टॉप 100 क्वेश्चनों की। साथियों, ये टॉप 100 क्वेश्चन है वो 27 और 28 फरवरी को जो पेपर आएगा उसमें लगभग आपके 5 से लेकर 6 सवाल है वो इसी वीडियो से मिलेंगे। साथियों, यहाँ पर ये टॉप 100 जो है वो शिक्षण वीडियो के सवाल है। आप L1 के विद्यार्थी हो या L1 के लिए, दोनों के लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण रहने वाले भाषा फर्स्ट हो या भाषा सेकेंड हो। शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है? तो भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक जो क्रम होता है वो तीसरा रहेगा। पहले सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद पढ़ना, उसके बाद लिखना। ये आपका से ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला हमारा सवाल है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत है प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया के द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। तो यहाँ पर तीनों ही सिद्धांत है वो भाषा शिक्षण के सिद्धांत रहेंगे। अगला हमारा सवाल है, भाषा दक्षता कौशल का विकास किया जा सकता है शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि और वर्तनी का सही ज्ञान करा के, शब्द रचना का ज्ञान करा के। यहाँ पर तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। साथियों, अगला हमारा सवाल है साथियों, यहाँ पे रचना शिक्षण के मुख्य रूप कितने होते हैं? तो साथियों, रचना शिक्षण के मुख्य रूप से आपके 2 ही रूप होते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला हमारा सवाल है, से सवर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन कौन सा है? तो से सवर वाचन का उपयुक्त जो अभ्यास होता है आपका है सामूहिक वाचन। बिल्कुल सही जवाब। अगला हमारा सवाल है, मौन वाचन कब शुरू हो जाना चाहिए? तो मौन वाचन आपके तीसरी कक्षा से शुरू हो जाना चाहिए। पहला बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है हमारा, साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? यहां पर जो साइलेंट जो रीडिंग है वो किसकी रचना है आपको पता है साथियों? ये ब्रायन की है। और साइलेंट रीडिंग को हम कहते हैं मौन वाचन, ये ब्रायन की है। इंपॉर्टेंट सवाल। अगला सवाल है हमारा, रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? तो रेडियो की सीमाओं को जो दूर करने वाला श्रव्य साधन है साथियों वो आपका है टेप रिकॉर्डर। इंपॉर्टेंट सवाल। साथियों, मैं आपके यहाँ पे एवरेज बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे क्वेश्चन पे आप देख लेना है, पढ़ना आपको ऑप्शन देख लेना है। लिंगुआ फोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? तो लिंगुआ फोन एक से श्रव्य साधन है। दूसरा इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला हमारा सवाल है, जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वे उसकी पूर्ति करता है तो कैसा परीक्षण कहलाएगा? तो साथियों वो वैध परीक्षण कहलाएगा। बिल्कुल सही जवाब आपका पहला। अगला हमारा सवाल है, उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समंकन योजना बनाने का उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ पे निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना सही है, प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना ये भी सही है, छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना ये भी सही है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी आपके तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। अगला हमारा सवाल है, सीसीई प्रणाली में A1 ग्रेड जो प्राप्त करना है तो कितने प्रतिशत अंक वाले छात्र को प्रदान की जाएगी? तो 91 से लेकर 100% वालों को। पहला बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। तीसरा बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है हमारा, सीबीएसई ने किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली को लागू कर दिया, यानी सीसीई को लागू यहाँ पे कर दिया है? तो 2010-2011 के अंदर यहाँ पे से लागू कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान है? ये किसने कहा है? कि फ्रोबेल ने कहा है। और कौन सी विधि में? किंडरगार्टन विधि के अंदर यहाँ पे कहा गया है। अगला हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से मन ही मन बिना आवाज किए चुपचाप पढ़ना क्या कहलाता है? तो मन ही मन पढ़ा जाता है उसको हम कहते हैं मौन वाचन, यानी साइलेंट रीडिंग कहा जाता है। अगला हमारा सवाल है, पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के कितने प्रकार होते हैं? तो पठन की दृष्टि से गद्य पाठों के केवल 2 ही प्रकार होते हैं साथियों। बिल्कुल सही जवाब। अगला हमारा सवाल है, यहां पर सवाल है, कविता शिक्षण की किस प्रणाली के अंतर्गत कविता को समझाने के लिए वैसी ही या उसकी विरोधी दूसरी कविता को प्रस्तुत करके उसका तुलनात्मक अध्ययन कराया जाता है? तो यहां पर कौन सी विधि रहेगी? तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन पीछे है, तो ये रहेगी साथियों आपकी तुलनात्मक विधि। चौथा बिल्कुल सही जवाब रहेगा क्योंकि इसमें तुलना हो रही है। अगला हमारा प्रश्न है, खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसे जाता है? तो खेल विधि के जो प्रचलित करने का जो श्रेय है वो हेनरी कॉल्डवेल कुक को जाता है। दूसरा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। इंपॉर्टेंट है साथियों, व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों पाठ्य पुस्तक प्रणाली। तीसरा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला हमारा सवाल है, ये एक परिभाषा है साथियों, इसमें लिखा है विधि है, इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है, और यह कथन है कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है? तो जिस विधि में मातृभाषा के माध्यम से नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है वो साथियों रहती है प्रोक्स विधि। चौथा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला हमारा सवाल है, यहाँ पे परिभाषा है साथियों, जिस प्रकार चित्रकार के लिए तुलिका और फलक वांछनीय है ठीक उसी प्रकार या उससे भी कुछ अधिक अध्यापक के लिए श्यामपट्ट और खड़िया के टुकड़े का महत्व होता है। ये दोनों वस्तुएं सफल अध्यापक की सतत संगिनी होती है। उपयुक्त कथन है वो किसने कहा है? तो ये पहले ही है साथियों, सीताराम चतुर्वेदी ने ये कथन बिल्कुल सही कहा है। अगला हमारा सवाल है साथियों, कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो कविता शिक्षण की जो प्रश्नोत्तर प्रणाली है साथियों उसको हम खंडान्वय प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही जवाब हमारा रहेगा।
अगला सवाल है साथियों हमारा, भाषा की दृष्टि से रचना के कितने रूप होते हैं? तो भाषा की दृष्टि से रचना के केवल 2 ही रूप होते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला हमारा सवाल है, वापस परिभाषा आगे साथियों, भाषा में निदानात्मक परीक्षण वे परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है जो अपने स्कूल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? तो साथियों इस परिभाषा को देने वाले हैं सोनेल। बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 26वां हमारा सवाल है साथियों, ये भी एक परिभाषा है, लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पूर्व शुरू होना चाहिए क्योंकि लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल होती है। लेखन के संबंध में यह वक्तव्य किसका है? तो साथियों ये मारिया मॉन्टेसरी ने यहाँ पे कहा है कि लिखाई का कार्य है ना वो पढ़ाई से पहले होना चाहिए, ये मॉन्टेसरी ने कहा है। अगला हमारा सवाल है साथियों, किसी बड़ी वस्तु के छोटे नमूने को हम क्या कहते हैं? तो बड़ी वस्तु के छोटे नमूने को हम प्रतिमूर्ति कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 28 नंबर हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है साथियों अभिनय में निपुणता, ये वाला नहीं देंगे, बाकी 3 ऑप्शन इसके बिल्कुल सही रहेंगे। साथियों आप ऑप्शनों को आप पढ़ सकते हैं क्योंकि लास्ट तैयारी चल रही है मैराथन, तो इसमें आपको केवल ऑप्शन ही बताए जाएंगे। निम्नलिखित में से रचना शिक्षण की कौन सी विधि यहाँ पर नहीं है? तो रचना शिक्षण की जो विधि नहीं है वो भाषा शीर्षक विधि नहीं है, बाकी तीनों विधियां है वो रचना शिक्षण की विधियों के अंतर्गत पूछी जाती है। अगला हमारा सवाल है, उद्बोधन विधि का उपभेद कौन सा नहीं है? तो उद्बोधन विधि का उपभेद है ना वो अनुवाद नहीं होता है, बाकी तीनों होते हैं दृश्य विधान, कहानी और अभिनय। अगला हमारा सवाल है, व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है? तो व्याकरण की शिक्षा ना साथियों भाषा शीर्षक विधि में नहीं दी जाती, बाकी आगमन निगमन और पाठ्य पुस्तक विधि में व्याकरण की शिक्षा दी जा सकती है। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों हमारा यहां पर। अगला हमारा सवाल है साथियों यहां पर इंपॉर्टेंट सवाल है, बीएस ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया है? तो बीएस ब्लूम ने जो नवीन आयाम दिया है साथियों वो मूल्यांकन उपागम दिया है, ये भी वेरी मोस्ट सवाल है। अगला सवाल है हमारा, विश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत विश्लेषणात्मक विधि में क्या प्रयोग होता है? तो विश्लेषणात्मक विधि में शब्द से वर्ण की ओर चलते हैं, जबकि संश्लेषण विधि में वर्ण से शब्द की ओर चला जाता है। 34 नंबर सवाल है, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान है ना वो किस स्तर पर हो जाना चाहिए? तो वर्तनी का जो ज्ञान है साथियों वो आपके प्राथमिक स्तर पर हो जाना चाहिए, पहला ही बिल्कुल इसका सही जवाब रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, भाषिक सामग्री कौन सी है? तो यहां पर भाषिक सामग्री आपकी शब्दावली होती है, हर किताब की भाषिक सामग्री आपकी शब्दावली ही कही जाती है। अगला हमारा सवाल है, बुलेटिन बोर्ड कैसी सामग्री है? तो ये एक दृश्य सामग्री है। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, यहाँ पर सर्वे दृश्य सामग्री के बारे में आप जरूर पढ़ के जाइए साथियों, उसका 1 या 2 क्वेश्चन आपके जरूर मिलेंगे। अधिक विश्वसनीय परीक्षण कौन सा है? तो प्रेम आपी के जो परीक्षण है ना वो सबसे ज्यादा विश्वसनीय परीक्षण यहाँ पर माना जाता है। अगला हमारा सवाल है, सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर सीसी में व्यापकता का जो आशय है ना वो प्रश्नों की व्यापकता नहीं देती है, बाकी तीनों ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही जवाब रहेंगे। अगला हमारा सवाल है साथियों, एक बालक जरूरत से ज्यादा अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा है, तो वह हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठा है, एक शिक्षक के नाते आप उसका उपचार कैसे करेंगे? तो हम पहला ही ऑप्शन रहेगा सहानुभूति व्यवहार करके हम उसका क्या करेंगे, उपचार करने का प्रयास करेंगे साथियों। अगला हमारा सवाल है 40 नंबर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का कौन सा प्रकार है? तो जो मिलान प्रश्न होते हैं साथियों, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहलाते हैं। अगला हमारा सवाल है, मौन वाचन का लाभ क्या होता है? तो यहाँ पे मौन वाचन का लाभ होता है साथियों, स्व अध्याय की प्रवृत्ति उससे क्या होती है, विकसित होती है, यानी मन ही मन में पढ़ता है तो स्व अध्याय की स्थिति क्या होती है, बढ़ती है। एक अच्छे मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं रहेगी? तो अच्छे मूल्यांकन की वेदता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, लेकिन आत्मनिष्ठता नहीं होती है, व्यापकता भी होती है। तो तीसरा इसका बिल्कुल सही जवाब हमारा रहेगा। अगला सवाल है, भाषा प्रयोगशाला शिक्षक के स्थान पर प्रतिस्थापित नहीं है, तो ये कथन कैसा है? तो यहां पर ये कथन बिल्कुल सत्य है साथियों, क्योंकि भाषा प्रयोगशाला शिक्षक का स्थान नहीं ले सकती है, ये एक सत्य कथन है। वेरी वेरी मोस्ट सवाल है साथियों, पाठ्य पुस्तक का बाह्य गुण कौन सा है? तो यहां पर देखो विषय वस्तु, भाषा, शैली और शीर्षक, तो यहाँ पे जो शीर्षक है ये बाह्य गुण कहलाता है, बाकी तीनों ही आंतरिक गुणों की श्रेणी में आप पे आते हैं। अगला हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से श्रव्य उपकरण कौन सा है? तो यहाँ पर जो ग्रामोफोन है ना ये श्रव्य उपकरण है, बिल्कुल वेरी मोस्ट सवाल है। अगला हमारा सवाल है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सम्मिलित है? तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा में अभी आया था साथियों, मिलान जो प्रश्न होते हैं वो सारे ही वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की श्रेणी के अंदर आते हैं। अगला हमारा सवाल है, विद्यार्थी के लगातार मूल्यांकन हेतु उपयुक्त परीक्षा पद्धति कौन सी है? तो लगातार मूल्यांकन अगर आप करते हैं तो उसको हम सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली के नाम से जानते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 48 नंबर, निदान का महत्व नगण्य है? यदि निदान का महत्व नगण्य क्यों है? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, उसके अनुसार बच्चों का उपचार नहीं किया जा सकता है, इसलिए वो क्या होता है, निदान नगण्य कहलाता है।
अगला हमारा सवाल है भाषाई कौशल के निर्धारित पक्षों में कौन सा उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पे भाषा के 4 कौशल होते हैं। तो यहाँ पे देखो साथियों, देखना है ना, ये भाषाई कौशल नहीं होता है, बाकी सुनना, बोलना, पढ़ना और एक और होता है साथियों लिखना, ये 4 भाषाई कौशल होते हैं। इंपॉर्टेंट विधि है साथियों, खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसे जाता है। तो खेल विधि देने वाले कौन है, हेनरी कॉल्डवेल कुल। वेरी मोस्ट सवाल है साथियों, इसे आप जरूर याद करके जाइए। ये तो वेरी वेरी मोस्ट है। व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। तो पाठ्य पुस्तक प्रणाली है, उसे हम सुग्गा प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। ये भी वेरी वेरी मोस्ट सवाल है। किंडर शिक्षण पद्धति में प्रयुक्त, किंडर जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। तो ये बच्चों का उद्यान, किंडर का गार्डन का जो शब्द है साथियों अर्थ है वो है बच्चों का उद्यान, और ये फ्रोबेल ने विधि थी। ठीक है, इसमें माली और बाग और बगीचे वाली बात थी, जो इसका पहले प्रश्न आ चुका है। मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में कौन सहायक होता है। तो वाद विवाद है ना, वो सबसे ज्यादा मौखिक अभिव्यक्ति का साधन होता है। अगला हमारा सवाल है जीवन के आरंभिक दौर में मातृभाषा सीखने का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा होता है। तो शुरुआती जीवन में हम परिवार से ही मातृभाषा सीखते हैं। तीसरा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 55 नंबर हमारा सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है। तो यहाँ पर जो वाचन शिक्षण का उद्देश्य है, तो तीसरा रहेगा साथियों, प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना ही क्या कहलाता है साथियों, वाचन शिक्षण कहलाता है। तीसरा बिल्कुल सही जवाब हमारा रहेगा। 56 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष के अंदर है। तो अभी इसका पहले प्रश्न आ चुका साथियों, मारिया मॉन्टेसरी, वो पढ़ने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में है, क्योंकि उसने कहा है कि लिखना सरल होता है। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे, मौन पठन का क्या लाभ है। तो मौन पठन से क्या होते हैं साथियों, स्व अध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। दूसरा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो रचना शिक्षण का जो उद्देश्य नहीं है, तीसरा रहेगा विविध भाषाओं का ज्ञान कराना, ये रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं कहलाता है। अगला हमारा सवाल है, अभिकर्मित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है। तो अभिकर्मित अनुदेशन विधि का जो सिद्धांत है वो स्वगति का सिद्धांत ही अनुकर्मित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है, जो कि स्किनर ने यहाँ पे दिया है। निम्न में से कौन सा से सवर वाचन का भेद नहीं है। तो आपसे नहीं पूछा है, तो यहाँ पर जो गहन वाचन है ना, ये से सवर वाचन का नहीं आता, बाकी आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा, सामूहिक वाचन कई सारे बच्चों के द्वारा, अनुकरण वाचन केवल एक छात्र के द्वारा। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है साथियों। अगला हमारा सवाल है साथियों, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता कौन सी नहीं होती है। तो अच्छे मूल्यांकन की जो विशेषता है ना, वो आत्मनिष्ठता नहीं होती है, बाकी वैधता, वस्तुनिष्ठता और व्यापकता होती है। 62 नंबर हमारा सवाल है साथियों, यहाँ पर प्रोफेसर किलपेट्रिक किसके शिष्य थे। तो प्रोफेसर किलपेट्रिक है ना, जॉन डीवी के शिक्षक थे, और किलपेट्रिक ने प्रायोजना विधि दी है, जिसे इंग्लिश में हम प्रोजेक्ट विधि के नाम से भी हम जानते हैं। अगला सवाल है, उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षा की प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों, आपका अभिनय प्रदर्शन, बिल्कुल सही जवाब हमारा यहाँ पर रहने वाला है। अगला हमारा सवाल है साथियों, यहाँ पर प्रतिलेख में विद्यार्थियों को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं। तो प्रतिलेख में जो विद्यार्थी है वो किसी भी आकार के चित्र बना सकते हैं। ये वेरी मोस्ट सवाल है साथियों। अगला सवाल है 65 नंबर सवाल है, भाषा पुस्तकालय में पुस्तकें कैसी होनी चाहिए। लोक, रंजन कहानी, लोक, यहाँ पे तो तीनों ही प्रकार के होने चाहिए साथियों। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। ये आपके एबीसीडी है साथियों, एक मैराथन क्लास है 100 प्रश्नों की, टॉप 100 क्वेश्चनों की शिक्षण वीडियो की। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से दृश्य साधन का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पर दृश्य साधन की बात कर रहे हैं, तो दृश्य साधन के अंदर आपका चित्र विस्तार के अंदर आता है साथियों। अगला बाकी दूरदर्शन श्रव्य दृश्य, चलचित्र श्रव्य दृश्य, रेडियो केवल श्रव्य साधन होता है। अगला सवाल है, मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं आती है। तो प्रत्यक्ष विधियों के अंदर गद्य शिक्षण की विधि नहीं आती है, बाकी भाषण, वार्तालाप और अभिनय है, ये सारी प्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत आती है। अगला हमारा सवाल है साथियों, पठन कौशल विकसित करने हेतु निम्नलिखित में से सही तरीका क्या है। तो पठन कौशल विकसित करने के लिए आपको बाल साहित्य पढ़ना होगा साथियों, तभी आपका पठन कौशल है वो विकसित होगा है। अगला हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता कौन सी नहीं है। तो अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषताओं में आपका ए मानकीकृत नहीं होता है, बल्कि विश्वसनीयता, वैधता और व्यवहारिकता होता है। तीसरा इसका बिल्कुल सही जवाब हमारा रहेगा साथियों। अगली एक परिभाषा के हिसाब से टार्गसन और एम्स के अनुसार भाषा में मूल्यांकन का सही अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन जो होता है साथियों जाएगा, किसी वस्तु या प्रतिक्रिया का मूल्य निश्चित करना ही क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है, ये टार्गसन के अनुसार। 71 नंबर सवाल है, तात्कालिक लक्ष्य विद्यार्थी की अधिगम समस्या तथा कठिनाई को हल करने हेतु शिक्षण में होती है। तो ये क्या कहलाता है साथियों, ये उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। बिल्कुल सही जवाब है। आगे का हमारा 72 नंबर सवाल है, मात्रेतर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि कौन सी है। तो यहाँ पर जो भिन्न विधि है साथियों, खेल विधि बिल्कुल भिन्न विधि है, बाकी अप्रत्यक्ष, पाठ्य पुस्तक और भाषा शीर्षक एक ही विधि यहाँ पे मानी गई है। अगला सवाल है, शिक्षण उपागम में कीट और प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है। तो
तो कीथ और एलन का जो महत्वपूर्ण योगदान है वो साथियों सूक्ष्म शिक्षण में यानी माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत इनका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगला सवाल है, इस काल में मानसिक विकास तेज गति से होता है, जैसे कल्पना, चिंतन, तर्क शक्तियों का बढ़ना है और अमूर्त चिंतन करने लग जाते हैं। तो वाक्य बालक के किस काल के लिए कहा गया है? तो इसमें जो बालकों का लिए काल होता है साथियों किशोरावस्था के अंदर सब कुछ होता है, जो कि 12 से लेकर साथियों 19 वर्ष तक की एज यहाँ पर मानी गई है। अगला हमारा सवाल है 75 नंबर सवाल है साथियों, आदर्श वाचन विशेष सामग्री पर प्रश्न पूछता, विविध प्रयोगशालाओं प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनाना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियां श्रवण कौशल विकास में किस स्तर के बालकों के लिए होती है? तो यहाँ पर साथियों ये उच्च प्राथमिक स्तर के लिए होती है, 6 से लेकर 8 तक के बालकों के लिए यहाँ पे रहती है। अगला हमारा सवाल है साथियों 76 नंबर है, बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? तो बच्चों के लिए जो भाषा सीखने का जो सर्वोत्तम समय होता है वो आपका 6 से लेकर 9 वर्ष की आयु वर्ग का होता है। अगला हमारा सवाल है 77 नंबर सवाल है, हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर मानी गई है? तो ये शिशु स्तर के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी साथियों, क्योंकि वो यहाँ पर ध्वनियों की संख्या का पता नहीं लगा पाते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है, पाठ्य पुस्तकों के आंतरिक तत्वों में से भिन्न तत्व आपको बताना है। तो यहाँ पर भाषा शैली, विशेष सामग्री, उच्चारण शैली, तो उच्चारण शैली है साथियों यहाँ पर भिन्न सामग्री आएगी, बाकी यहाँ पर बिल्कुल देखो आंतरिक और बाह्य गुणों का एक सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा साथियों, आप इसे जरूर याद करके जाइए। तुलसीकृत करते ग्रंथों के नाम लिखिए, ये प्रश्न किस प्रकार का है? तो यहाँ पर साथियों ये एक लघुत्तर प्रश्न है, आपसे ये लघुत्तर प्रश्न पूछा गया है। 80 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से शब्दों में प्रश्न पत्र की असंगतता विशेषता वाला गुण कौन सा है? तो यहाँ पर विशेषज्ञता, अति व्यापकता, वेदता और व्यवहारिकता है, तो यहाँ पे वेदता रहेगा बिल्कुल सही जवाब हमारा। 81 नंबर हमारा सवाल है साथियों, यहाँ पर सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है, परंतु ये लाभकर तभी हो सकती है जब पहला ऑप्शन सही रहेगा, मूल्यांकन पक्षपात रहित हो, आंतरिक मूल्यांकन और वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाए जाने चाहिए, तभी यहाँ पर ये उपयुक्त रहता है। अगला हमारा सवाल है, विनेटिका शिक्षण पद्धति के बारे में सही कथन आपको बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है, यह पद्धति कार्लटन बॉसबर्न ने दी है, बिल्कुल सही है। इसका नामकरण अमेरिका के विनेटिका शहर में हुआ है, बिल्कुल सही है। यह पद्धति प्राथमिक शिक्षा स्तर के विद्यार्थियों के लिए होती है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये चारों ही कथन बिल्कुल सही जवाब रहेंगे। अगला हमारा सवाल है 83 नंबर, संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम क्या है? तो यहाँ पर वाक्य गठन जो उपागम है वो इसका अन्य नाम रहेगा। अगला हमारा सवाल है 84 नंबर सवाल है, विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों और लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने कौशल में दक्ष किया जाता है, तो इस विधि को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसे पाठ्य पुस्तक विधि कहा जाता है। इसके माध्यम से भाषा की मूल ध्वनि और विधि का क्या लिपि का क्या करते हैं, ज्ञान कराते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं साथियों, पाठ्य पुस्तक विधि के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे वेरी मोस्ट सवाल है ये, डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो यहाँ पे डाल्टन प्रणाली पार्कहर्स्ट ने दी है, इसका वेरी मोस्ट सवाल है। अगला सवाल है, ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया सम्मिलित है, तो यहाँ पर त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित जो है वो आपका है व्यवहार परिवर्तन, ये बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। 87 नंबर सवाल है साथियों, यहाँ पे सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है? तो सुंदर अनुलेख की जो आवश्यक शर्त ये होती है कि अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी होनी चाहिए जैसा कि आदर्श लेख में लिखा गया है, जैसे जिस पेज में जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा अगर आप लिखेंगे तो वो सुंदर अनुलेख कहलाएगा। भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन कौन सा है? तो दृश्य और श्रव्य दोनों बताने हैं, तो यहाँ पे जो नाटकीकरण है ना, इसमें नाटक के साथ साथ क्या होता है, दृश्य और अभिनय, श्रव्य दृश्य दोनों बातें इसमें होती है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, वेरी मोस्ट सवाल है। इनमें से पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व कौन सा नहीं है? तो आंतरिक गुण बताना है, भाषा, जिल्द, विषय वस्तु या शैली। तो यहाँ पर जो तत्व सम्मिलित नहीं आंतरिक में वो आपका जिल्द रहेगा साथियों, बिल्कुल ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला हमारा सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है? तो यहाँ पर भाषा पुस्तक कक्षा शिक्षण में पूर्ति, स्वाध्याय के लिए अवसर, यहाँ पर पहला और दूसरा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला 91 नंबर हमारा सवाल है साथियों, इनमें से मौखिक परीक्षाओं के गुण कौन से हैं? तो मौखिक परीक्षाओं के अंदर गुण के अंदर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो मैं आपको बिल्कुल सही जवाब बताना चाह रहा हूँ साथियों। यहाँ पर इन परीक्षाओं में विद्यार्थियों के 3 भाषाई कौशल जैसे सुनना, पढ़ना, बोलने का एक साथ मापन किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला हमारा 92 नंबर सवाल है साथियों, यहाँ पे निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु निम्न सम्मिलित पदों में कौन सा पद यहाँ पर नहीं रहेगा? तो इसका बिल्कुल सही साथियों रहेगा परीक्षण का अनुप्रयोग, ये पद सम्मिलित नहीं रहेगा, बाकी 3 उपरोक्त पद सम्मिलित इसमें माने जाएंगे। अगला हमारा सवाल है,
सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का मुख्य दोष कौन सा है? तो यहां पर देखिए ये बिल्कुल रहेगा, ये भी रहेगा और ये भी रहेगा, लेकिन इसका जो चौथा ऑप्शन है साथियों, विद्यार्थी वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है जिससे उसका स्वाभाविक विकास भी नहीं हो पाता। तो ये एक दोष बिल्कुल रहेगा, बाकी सारे इसमें कोई भी दोष इसमें नहीं रहेंगे। 94 नंबर सवाल है हमारा, भाषा की शिक्षा दी जाती है। तो भाषा की शिक्षा अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए यहाँ पे दी जाती है। ये पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला हमारा सवाल है, व्याकरण अनुवाद विधि को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो व्याकरण अनुवाद विधि को हम भंडारकर विधि के नाम से जानते हैं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट सवाल है, लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ कैसे होता है? तो यहाँ पे सीधी रेखाओं के साथ हम लेखन क्रिया का हम आरंभ करते हैं। अगला सवाल है, शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम कौन सा है? तो गद्य शिक्षण से ही क्या होता है, शब्द भंडार में क्या होती है साथियों, वृद्धि होती है। 98 नंबर सवाल है साथियों, शब्दकोश का प्रयोग करने से बच्चों की निम्न में से कौन सी क्षमता विकसित होती है? तो उनके उपयोग की क्षमता है ना, वो सबसे ज्यादा विकसित होती है क्योंकि वो शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट सवाल है, भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक चरण कौन सा है? तो इसका पहला ही जवाब रहेगा, बिल्कुल पहले जिज्ञासा होती है, उसके बाद प्रयत्न, उसके बाद अनुकरण और लास्ट में आपका क्या रहता है, अभ्यास। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हमारा रहेगा। और आज का और अंतिम प्रश्न है साथियों, यहाँ पर भाषा शिक्षण में प्रमुख चुनौती है। तो भाषा शिक्षण में जो प्रमुख चुनौती रहेगी आपका साथियों, तीसरा मानक और स्थानीय रूप में सामंजस्य। साथियों ये हिंदी शिक्षण वीडियो की टॉप 100 क्वेश्चनों की साथियों क्लास थी। ये 27 और 28 फरवरी को जो आपका पेपर होगा उसमें लगभग आपके 5 से लेकर 10 सवाल है इसी वीडियो से मिलने वाले साथियों। इस वीडियो को आप जोरदार शेयर कर दीजिए साथियों। यहाँ पर टॉप 100% है साथियों, आपके लिए बड़ी मेहनत करके ये वीडियो मैंने बनाया है साथियों। चैनल को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।